पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। डे वाइज रिवीजन का कारवां पहुंच चुका है क्लास नंबर 27 तक। मेडिवल हिस्ट्री में मिसलेनियस लिस्टिंग हम लोग देखेंगे, विजयनगर एम्पायर की भी शुरुआत कर लेंगे। इसमें रॉक सिस्टम इन इंडिया लास्ट पार्ट है, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हमने कहा था वो ब्रीफली समझ लेंगे आज। इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, इसको समझ लेंगे। और पॉलिटी में स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट पार्ट नंबर 6 जो है ये हम कवर करेंगे। इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों का मिक्स टॉपिक है। नीति आयोग ये बड़ा जरूरी टॉपिक होता है, इससे यूपीपीएससी लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन पूछा था विविधता अध्यक्ष के बारे में, तो विविधता अध्यक्ष का क्या काम था, चारागाह का प्रभारी होता था, यानी कि इंचार्ज ऑफ पैस्चर लैंड, इंचार्ज ऑफ पैस्चर, इंचार्ज ऑफ पैस्चर लैंड ये होता था विविधता अध्यक्ष मॉडर्न पीरियड में। सल्तनत युगीन स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं, यानी आर्किटेक्चर जो सल्तनत काल में अलग अलग शासकों ने बनवाया था। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया था, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, और कुतुब मीनार दिल्ली में इसकी शुरुआत कराई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में इसने बनवाया था। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा, नासिरुद्दीन का मकबरा मलकापुर में बनवाया था। मतलब सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसका है, नासिरुद्दीन का मकबरा है। अतरकिन का दरवाजा या सिंह द्वार बनवाया था। जोधपुर या नागौर की मतलब कह सकते हैं स्थापना इसने की थी। हौज शमसी, जामा मस्जिद और शमसी ईदगाह, ये तीनों स्ट्रक्चर कहाँ पे, हौज शमसी, जामा मस्जिद और शमसी ईदगाह बदायूं में। हमसे कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि 4 आपको स्ट्रक्चर दे देंगे, 4 आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स उसको दे देंगे कि क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो अगर आपको पता होगा कि शासक ने बनवाए हैं, तो जिस शासक ने बनवाए हैं उन शासकों की क्रोनोलॉजी के हिसाब से आप उसको अरेंज कर सकेंगे। जैसे लाल महल या कसर लाल का निर्माण बलबन ने करवाया था, बलबन के मकबरे का निर्माण बलबन ने खुद कराया था। बलबन ने इल्तुतमिश का कसर सफेद बनवाया था, यानी श्वेत महल। इब्न बतूता के अनुसार बलबन ने दारुल अमन का निर्माण करवाया था, जहां सुल्तानों की समाधियां स्थित हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो अलाई दरवाजा जिसने बनवाया, जमैयत खाना मस्जिद, 1000 सितून 1000 खंभों का महल, हौज अलाई और हौज खास बनवाया। मुबारक खिलजी ने ऊखा या उरुआ मस्जिद बनवाई थी भरतपुर राजस्थान में। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर बसाया था, गियासुद्दीन का मकबरा खुद का बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो इसने तो
कई सारी चीज़ें बनवाई थी, जैसे जहांपना नगर की स्थापना करवाई थी, सतपुला या सतपला बांध बनवाया था, विजय मंडल बनवाया था, बलबन के लाल महल का जीर्णोद्धार करवाया था और आदिलाबाद का किला बनवाया था, 12 खंभा महल, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतेह, अजोधन में शेख अलाउद्दीन का मकबरा इसने बनवाया था। फिरोज तुगलक के बारे में बात करें तो काफ़ी सारा निर्माण इसके समय में हुआ था। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय हुआ था और इसने बाकायदा एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या फिर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी की थी अपने काल में। तो फिरोज शाह तुगलक के समय में 300 नगर बसाए गए थे, 16 कुएं, 5 नहरें, 5 अस्पताल और जो है दारुल शिफा नाम से अस्पताल थे, खैराती अस्पताल होते थे, मुफ्त इलाज होता था, 100 कब्रें, 100 पुल, 10 नानागार, 1200 बाग लगाए थे और फलों की क्वालिटी सुधारने का इसने प्रयास किया था और सिंचाई के लिए कई सारी व्यवस्था करवाई थी। जौनपुर नगर इसने बसाया 1359 में, जहाँ पर इंडिपेंडेंट रूलर स्थापित हो गए थे इसके समय में। या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जौनपुर जब इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय तुगलक रूलर कौन था। फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद, आखरीनपुर नगर की स्थापना इसने की थी। काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुश के शिकार महल, गोजरी महल हिसार में, सब फिरोज शाह तुगलक के समय बनाया गया था। खाने जहाँ मकबूल या कलां या कलन मस्जिद, ये शाहजहांबाद में 1375 में बनवाया गया था खाने जहाँ मकबूल के द्वारा। खाने जहाँ जूना शाह जो कि मतलब ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में था, इसने खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा बनवाया था। ये पहला मकबरा था भारत में जो अष्टकोणीय था, ऑक्टागोनल था। ये मकबरा यरूशलेम की उमर मस्जिद से साम्यता रखता था। उमर मस्जिद की नकल करके इसको बनाया गया था, खाने जहाँ तेलंगानी का मकबरा। फिर मूठ मस्जिद है जिसका अर्थ होता है दाल मस्जिद। इसका निर्माण जो है सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भूया ने करवाया था। सिकंदर लोदी ने सिकंदरा का निर्माण करवाया था, अकबर ने सिकंदरा का नाम बाद में बहिश्ताबाद रख दिया था। अब सल्तनत काल के सिक्के भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने भारतीय शैली के सिक्के चलाए थे यहाँ पे। रजत मुद्राओं पर संस्कृत में कलमा लिखवाया गया था और एक तरफ घुड़सवार और नंदी का अंकन था। द्विभाषी सिक्कों की शुरुआत गजनवी शासकों के समय में हुई थी। मोहम्मद घोरी के सिक्कों के बारे में बात करें तो हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ देवनागरी में मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है। मोहम्मद बिन साम मोहम्मद घोरी का असली पूरा नाम था। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने अरबी के शुद्ध रजत सिक्के चलवाए थे। चांदी का टका और जो है कॉपर का जीतल इसने चलवाया था और सिक्कों पर टकसाल का नाम रखवाना भी इसने शुरू किया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना। सर्वप्रथम इल्तुतमिश के सिक्कों पर बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तसिर का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और फिर यही सिक्के अलाउद्दीन मसूद शाह के समय चलते थे, तो उसमें अब्बासी खलीफा मुस्तसिम के बारे में लिखा हुआ देखने को मिलता है। रजिया के सिक्कों पर उसकी उपाधि उम्दत उल निस्वा उत्कीर्ण थी। रजिया की जो उपाधि थी उम्दत उल निस्वा, ये इसके सिक्कों पर उत्कीर्ण की गई थी। बलबन ने सोने का टका सिक्का चलवाया था जिस पर हजरत दिल्ली लिखा हुआ था और दुगान गियासी नामक सिक्के भी इसने चलाए थे। बलबन ने दुगान गियासी सिक्का चलवाया और सोने का टका सिक्का चलाया था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के के बारे में बात कर चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने यग्नी दुगनी सिक्के चलाए थे। यग्नी यानी इकन्नी और दुगनी यानी दुअन्नी। मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर तख्तगाए दिल्ली और तख्तगाए दौलताबाद लिखा देखने को मिलता है। दुकानी का चांदी का सवाई टका मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। सोने का दिनार और चांदी का अदली सिक्का भी चलाया था। सोने का दिनार और चांदी का अदली सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक के समय चलाया गया था। शमसिराज अफीफ के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने चांदी का शसगानी सिक्का भी चलाया था। तो शसगानी सिक्का चलाया था फिरोज शाह तुगलक ने। दोगानी, बगानी, सुल्तानी, यगानी सिक्के शिहाबुद्दीन अल उमरी ने इसका उल्लेख किया है, जो लेखक थे एक। कश्मीर में कौड़ी चलती थी और पश्चिमी तट पर शुद्ध चांदी के लारी सिक्के चलते थे। तो देश विदेश में भी मान्य थे और प्रचलित थे मेडिवल हिस्ट्री में। अब हम विजयनगर एम्पायर के बारे में देखना शुरू करते हैं। तो विजयनगर का युग जो है ये चलता है 1336 से 1647 तक, करीब 1336 से 1647 तक विजयनगर काल हम लोग स्टडी करते हैं। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, ठीक है। संगम के 2 पुत्र थे, हरिहर और बुक्का। इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की नींव रखी थी विजयनगर में। और मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में सेवारत ये भाई थे और मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय इन लोगों ने विजयनगर जो कर्नाटक में जो क्षेत्र था तुंगभद्रा के किनारे, इसको स्वतंत्र घोषित कर लिया था। तो दिल्ली सल्तनत की अधीनता इन्होंने अस्वीकार करके एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 1336 में तुंगभद्रा नदी किनारे राजधानी शहर विजयनगर की स्थापना की थी। तो विजयनगर एक राजधानी भी थी और पूरा एक राज्य भी था। हरिहर बुक्का अपने राज्य की स्थापना के लिए समकालीन विद्वान और संत विद्यारण्य की मदद से इनको प्रेरणा मिलती थी। राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करें तो 4 अलग अलग राजवंशों का शासन था, चला था। मतलब सबसे लंबा चलता है संगम वंश 1336 से 1486 तक, संगम डायनेस्टी रूल करती है। और फिर सालुक डायनेस्टी रूल करती है 1486 से 1506 तक। फिर तुलुक डायनेस्टी रूल करती है 1505 से 1565 तक। फिर अरविडू डायनेस्टी रूल करती है 1570 से 1647 तक। और फिर तो पोर्टुगीज आ जाते हैं, फिर अंग्रेज आ जाते हैं, तो उनके अधीन ये सारे जो है टेरिटरीज आ जाती हैं।
तो 4 तो ये टोटल डायनेस्टीज हो गई। तो आप समझ लीजिए राजा कितने सारे होंगे, कई सारे राजाओं के बारे में हमको स्टडी करना है। तो पहले मैं राजाओं की क्रोनोलॉजी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, जिससे आगे जो हम ज़्यादातर इनके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, कला साहित्य संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, समाज के बारे में, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी नहीं। विदेशी विवरण इसमें बहुत पूछते हैं, जैसे निकोलो डी कॉन्टी ने देवराय प्रथम के समय में विजयनगर का दौरा किया था और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी दी थी। तो कौन किसके समय में आया था और किस देश से आया था, ये पूछते हैं हमसे एग्जाम में। तो निकोलो डी कॉन्टी किसके समय में आए थे? देवराय प्रथम के समय। तो निकोलो डी काउंटी आया कहाँ से था? इटली से। देवराय द्वितीय के समय फारस से अब्दुल रज्जाक आया था, विजयनगर का दौरा इसने किया। राजधानी शहर हम्पी की सुंदरता का वर्णन किया है। डोमिंगो पायस और बारबोसा, ये लोग कहाँ से आए थे? पोर्चुगल से आए थे, या पुर्तगाल या फिर पोर्चुगल से आए थे। डोमिंगो पायस और बारबोसा, इन्होंने कृष्ण देवराय के समय राज्य का दौरा किया था। अच्युत देवराय के समय नुनीज ने दौरा किया था, ये भी पोर्चुगल या पुर्तगाल से आया था। शिलालेख और अभिलेख जो जानकारी देते हैं विजयनगर एम्पायर के बारे में। बित्रगुंटा शिलालेख संगम वंश के पारिवारिक इतिहास का प्रमुख विवरण स्रोत है। देवराय द्वितीय का श्रीरंगम ताम्रपत्र विजयनगर शासकों की वंशावली के बारे में उल्लेख करता है। कृष्ण देवराय के समय विभिन्न ताम्रपत्र अभिलेख जारी किए गए थे और विजयनगर के हम्पी खंडहर और अन्य स्मारक विजयनगर के शासकों के सांस्कृतिक योगदान के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा कुछ साहित्यिक स्रोत भी हैं, जैसे विश्वनाथ स्थानपति ने राय वाचकम की रचना की थी। तो विजयनगर के शासकों को राय कहते थे। तो कई सारे राय शासकों के बारे में, मतलब विजयनगर के शासकों के बारे में इनका जो ग्रंथ है वो हमको जानकारी देता है। विश्वनाथ स्थानपति की राय वाचकम। रॉबर्ट सिवेल ने किताब लिखी थी। रॉबर्ट सिवेल ने विजयनगर साम्राज्य का विस्मृत इतिहास या द फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर। और विजयनगर दरबार में संरक्षित कन्नड़ और तेलुगु साहित्य जैसे मनु चरित्रम, सालुवाभ्युदम और विजयनगर शासकों की वंशावली इन रचनाओं से देखने को मिलती है। हम लोग पार्लियामेंट के सेशन तक पढ़ चुके थे। पार्लियामेंट एक दिन में किस तरीके से फंक्शन होता है, इसकी डिटेल्ड वर्किंग हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आवर से जो है पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग है शुरू होती है एक पूरे दिन में। सबसे पहले होता है क्वेश्चन आवर, यानी कि प्रश्नकाल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो है ये पहला घंटा होता है, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है दिन तक। और फिर जो इसमें होता है 0 आवर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शून्यकाल। अब इनका क्या क्या महत्व है इसको हम लोग देख लेते हैं, शून्यकाल और प्रश्नकाल का। शून्यकाल और प्रश्नकाल। क्वेश्चन आवर के बारे में अगर हम बात करें तो प्रत्येक संसदीय बैठक में पहले 1 घंटे का समय जो होता है लगभग 11 बजे से 12 बजे तक चलता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं, मान लीजिए 11:15 से शुरू हुआ तो कब तक चलेगा? 12:15 तक चल जाएगा ये, ठीक है। प्रक्रिया नियमावली में इसका उल्लेख किया गया है, यानी रूल ऑफ प्रोसीजर में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आवर कैसे जो है होता है, कितनी देर का होता है, क्या क्या इसमें होता है। इसमें सदस्य प्रश्न पूछते हैं, मंत्री जो सरकार मंत्री होते हैं वो आमतौर पर उत्तर देते हैं। मंत्रियों के अलावा प्रश्न निजी सदस्यों से यानी प्राइवेट मेंबर से भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर 0 आवर होता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। 0 आवर होता है लंच के पहले तक। तो 0 आवर के बारे में बात कर लेते हैं। 0 आवर यानी शून्यकाल है क्या? 1962 में संसद में प्रयोग में लाए जाने इसको शुरू किया गया था और ये इसका उल्लेख जो है प्रक्रिया नियमावली में नहीं है, यानी 0 आवर कैसे चलता है ये रूल ऑफ प्रोसीजर में नहीं लिखा है। ये कन्वेंशन के आधार पर सरकार फॉलो करती है। 1962 में सबसे पहले संसद ने इसको प्रयोग में लाना शुरू किया था, तब से आज भी 2024 में ये प्रयोग में लाया जा रहा है। हमने आपको बताया कि जो कई सारी चीजें हैं, चाहे हमारा संसद हो चाहे संसदीय सरकार हो, नॉर्म्स और ट्रेडिशंस पे आधारित है, कन्वेंशंस पे आधारित है। अगर पहले कोई प्रथा अपनाई गई है और उसको लगातार अपनाया गया है तो उसको आज भी अपनाया जाता है। तो सांसदों के पास बिना किसी पूर्व सूचना के अत्यावश्यक मामलों को उठाने के लिए उपलब्ध अनौपचारिक उपकरण होता है। मान लीजिए एकदम से कोई इवेंट हुआ है, जैसे मणिपुर वाला मामला था, वो कब उठाया होगा? वैसे तो संसद में आपको पता नहीं चलता, इतना शोर होता है, लेकिन नियम ये कहता है कि शून्यकाल में उस मामले को उठाना चाहिए जो अत्यावश्यक मामला बिना किसी पूर्व सूचना के उत्पन्न हुआ हो, यानी कि मैटर ऑफ अर्जेंट एड्रेस ये उठाया जाता है शून्यकाल के समय, उठाया जाना चाहिए। संसद बैठक के दिन सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष को अग्रिम सूचना हालांकि देना पड़ता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये शून्यकाल शुरू होता है और दिन के एजेंडे पर चर्चा होने तक चलता रहता है। लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं कि मामला को उठाने की अनुमति दी जाए या फिर नहीं। तो आपने देखा होगा कई बार बिना अनुमति के भी लोग बोलने लगते हैं संसद में, जो कि गलत है। तो क्वेश्चन आवर तो रूल ऑफ प्रोसीजर में दिया हुआ तो ये तो फिक्स है कि रोज होगा ही होगा, लेकिन शून्यकाल में प्रश्न तभी पूछ सकते हैं जब स्पीकर अलाउ करते हैं। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रस्ताव के बारे में। प्रस्ताव को हम लोग बोलते हैं मोशन। संसदीय भाषा में प्रस्ताव को हम लोग बोलते हैं मोशन। वैसे तो नॉर्मल डिक्शनरी में प्रपोजल बोलते हैं, लेकिन इसमें मोशन बोलते हैं। तो सदन जो है हाउस प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करके विभिन्न मुद्दों पर अपना राय व्यक्त करता है। और जो सदन एज अ होल, सदन का मतलब सदन के सदस्य राय व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? सदन पीठासीन अधिकारी की सहमति से प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। तो मतलब अगर कोई मोशन है उसको एक्सेप्ट किया गया, रिजेक्ट किया गया, इससे पता चलता है कि जो हाउस है या हाउस के मेंबर्स हैं वो क्या चाहते हैं। वैसे तो कई सारे टाइप के मोशन होते हैं, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने लायक होता है। जैसे निंदा प्रस्ताव ज्यादा पूछा जाता है और अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा पूछा जाता है। तो सेंसर मोशन यानी कि निंदा प्रस्ताव और नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव जो है ये ज्यादा पूछा जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन
ज़्यादा पूछा जाता है हमसे एग्जाम में, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले निंदा प्रस्ताव के बारे में बात करें तो इसे पारित करने के लिए ये कारण बताना अनिवार्य होता है। अगर कोई भी मेंबर जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ज़्यादातर अपोजिशन की तरफ से आता है सेंसर मोशन, तो अपोजिशन का कोई भी मेंबर अगर सेंसर मोशन पारित करना चाहता है तो उसे उसका कारण लिखित में देना पड़ता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव में विश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि जो फॉर्मेट होता है उसमें लिखा रहता है कि आप कारण बताइए, लेकिन अगर कोई नहीं बताना चाहता है तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक। किसी व्यक्तिगत मंत्री या समूह के किसी व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध जो है सेंसर मोशन लाया जाता है जो सदन में। और जबकि अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात करें तो संपूर्ण मंत्री परिषद के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है, किसी एक मिनिस्टर के विरुद्ध नहीं। और विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्री परिषद की निंदा करने के लिए लाया जाता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ऐसा कोई निर्णय लिया जिससे अपोजिशन जो है खुश नहीं है या फिर जनता के सामने लाना चाहती है कि वो निर्णय कितना गलत है, तो सेंसर मोशन जो है पारित कर देते हैं। इससे उनको सदन में बोलने का समय मिल जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन में मंत्रिपरिषद में लोकसभा का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए लाया जाता है। विश्वास कैसे सुनिश्चित होता है? वोटिंग से। ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में स्पीच होती है पक्ष की, विपक्ष की, फिर वोटिंग होती है और फिर देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में कॉन्फिडेंस है लोकसभा का कि नहीं। निंदा प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक खतरनाक मोशन होता है। अगर ये वोटिंग से जो है पारित हो गया, ठीक है, अगर मेंबर प्रेजेंट वोटिंग से पारित हो गया तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, पूरी सरकार जो है ये बर्खास्त होती है। केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, ये ध्यान रखना है। केवल लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रस्तुत किया जा सकता है और रूल ऑफ प्रोसीजर के नियम नंबर 198 में लिखा हुआ है। संविधान में हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई उल्लेख नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है। इसका मेंशन किया गया रूल ऑफ प्रोसीजर रूल नंबर 198 में, अगर आपसे पूछ लें तो। पेश किए जाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता इसमें होती है। ठीक है। तो पेश किए जाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगर कोई मतलब मेंबर ने नोटिस दी है स्पीकर को और स्पीकर कहते हैं कि वह 50 लोग सदन में खड़े हो जाएं जो अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, तो अगर 50 लोग नहीं खड़े होते हैं अपनी जगह से ऊपर तो अविश्वास प्रस्ताव पेश ही नहीं होता। पारित होना, वोटिंग होना दूर की बात है, ये ध्यान रखिएगा। 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। सेंसर मोशन का उल्लेख रूल ऑफ प्रोसीजर में नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 मोशन मुझे बताने थे। वैसे तो कई सारे होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए सारे जरूरी नहीं होते हैं। यहाँ पर सदन में हमने देखा कि क्वेश्चन आवर और 0 आवर में क्या क्या होता है। फिर 1 से 2 बजे के बीच लंच चलता है। 2 से 5 बजे तक राज्यसभा काम करती है। 2 से 6 बजे तक लोकसभा यहाँ पे वर्क करती है, आपको पता होना चाहिए। तो 2 से 6 बजे के बीच क्या होता है? लेजिस्लेटिव बिजनेस होता है, यानी कि विधायी प्रक्रिया हो सकती है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होते हैं इसमें और कई सारे डिस्कशन होते हैं। बिल वगैरह जो है टेबल किए जाते हैं। ठीक है। बिल को सदन के समक्ष रखने का जो कह सकते हैं टाइम होता है वो 12 बजे होता है और बिल पर चर्चा करने का समय शुरू होता है आपका 2 बजे से, ये ध्यान रखिएगा। बिल या विधेयक की अवधारणा को समझ लेते हैं हम लोग। बिल और विधेयक जो है वो 2 तरीके के होते हैं। किसके द्वारा पेश किया जा रहा है उसके आधार पर 2 तरीके के होते हैं। वैसे 3 कैटेगरी के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल के बारे में चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर जो पेश करने के तरीके के बारे में जो 2 कैटेगरी होती है उसको देख लेते हैं। पहला तरीका होता है लोक विधेयक यानी कि सरकारी विधेयक। दूसरा तरीका होता है निजी विधेयक यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक। तो जो लोक विधेयक है, सरकारी विधेयक, ये सरकार के मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जो पार्टी सरकार में है वही उसी के मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है लोक विधेयक, और किसी के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों को दर्शाता है लोक या सरकारी विधेयक। संसद द्वारा स्वीकृत होने की संभावना अधिक होती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसकी मेजोरिटी है वही जो है अपना बिल पारित करवाएगा, उसी का बिल पारित होगा क्योंकि वोटिंग से बिल पारित होता है। विधेयक संसद में अस्वीकृत होने पर सरकार को इस्तीफा तक देना पड़ सकता है, क्योंकि ये सरकार के कॉन्फिडेंस के खिलाफ बात चली जाती है कि मतलब लोकसभा मतलब ये सरकार अपना कॉन्फिडेंस नहीं बचा पाई लोकसभा में। ये साबित हो जाता है अगर इनका सरकारी बिल डिफीट हो जाता है वोटिंग में। प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है और विधि विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा, जिस विभाग से संबंधित होता है बिल, वो तैयार किया जाता है। जबकि जो प्राइवेट मेंबर बिल है, आपने देखा होगा कई सारे प्राइवेट मेंबर बिल आते रहते हैं सदन में और सभी ज्यादातर डिफीट खा जाते हैं। इसको निजी विधेयक इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि विधेयक कम होता है। कोई भी मंत्री मतलब कोई मंत्री के अलावा कोई सदस्य है, सरकार में मंत्री नहीं है, कोई अपोजिशन पार्टी का सदस्य है, कोई एक इंडिपेंडेंट एमएलए है, एमपी है, मतलब जैसे अगर हम संसद के बारे में बात करें तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं तो एमएलए, ये बिल लेकर के आता है प्राइवेट मेंबर बिल, जिससे डिस्कशन वो कर सके, उसको बोलने का समय मिल जाए सदन में। मंत्री के अलावा सदन के किसी भी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लोक मामलों में विपक्षी दल के पक्ष को दर्शाना चाहता है। ये सदन में स्वीकृत होने की बहुत ही कम संभावना इसकी होती है, क्योंकि बहुमत तो है नहीं आपके पास जो आपका बिल पारित हो जाएगा, जाहिर सी बात है बिल डिफीट हो जाएगा, लेकिन आप अपनी बात कह पाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाता है, जैसे योगी आदित्यनाथ जी शायद एक बार बिल लाए थे पार्लियामेंट में भारत का नाम बदलने के लिए, ठीक है,
कि हिंदुस्तान नाम होना चाहिए, वो बिल लेकर के आया, तो उन्होंने बिल पर चर्चा की, बिल डिफीट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कई बार ये चीज़ें न्यूज़ में आती हैं और ये पता चलता है कि जो विपक्ष है वो क्या करना चाहता है। ये देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है हमने, लोक मामलों में विपक्षी दल के पक्ष को दर्शाता है। ये आपको ये मैसेज देता है, ये प्राइवेट मेंबर बिल, कि अगर ये मेंबर सरकार में होता है या फिर इस मेंबर की सरकार होती या फिर इनकी पार्टी की सरकार होती, तो ये ऐसा बिल ला रहे होते जो कि पारित हो सकता था। ये दर्शाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल कई बार लाया जाता है सदन में। सदन द्वारा स्वीकृत होने पर सरकार और विश्वास मत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि तो सरकार के व्यक्ति द्वारा जारी नहीं किया जाता है, ना ही पेश किया जाता है। प्रस्तुत किए जाने के लिए 1 महीने का अग्रिम नोटिस इसको देना होता है, मतलब 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, क्योंकि कई सारे इसमें डिस्कशन वाली चीज़ें होती हैं और सारे को स्पीकर अलाउ नहीं करते हैं। मसौदा तैयार करना संबंधित सदस्य की जिम्मेदारी होती है। प्राइवेट मेंबर बिल लाने में सरकार आपका सहयोग नहीं करती, ध्यान रखना है। आप अपोजिशन पार्टी के हैं, आप अपना बिल खुद लेकर के आते हैं ड्राफ्ट करके, सरकार या विधि विभाग आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है। हमने रॉक सिस्टम लगभग पूरा पढ़ लिया है। अब यहाँ पर कुछ सीरीज होती हैं, ठीक है, जैसे धारवाड़ क्रम की कुछ सब सीरीज होती हैं, विंध्यन क्रम की कुछ सब सीरीज होती हैं। इनको डिवाइड किया जाता है कि यहाँ पर क्या कौन कौन से मेटल मिलते हैं और भारत के किन किन हिस्सों में विभाजित है। आपको मैप देखकर कई बार अंदाजा नहीं पड़ता है, क्योंकि आप देखते हैं कई बार जैसे ये डेक्कन रीजन दर्शा है, इसमें छोटे छोटे पैचेस जो है विंध्यन क्रम के भी हैं, गोंडवाना क्रम के भी हैं, तो उससे समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से एक पूरी सीरीज यहाँ पे बनाई गई है, ये डिनोट करती हैं कि कौन सी जगह पर है और कौन कौन से खनिज उसमें मिल रहे हैं। जैसे धारवाड़ प्रक्रम की चट्टानों में कौन कौन सी श्रेणियां हैं। सबसे पहले लौह अयस्क वाली श्रेणी, लौह अयस्क वाली जो सीरीज है कहाँ पे देखने को मिलती है, सिंहभूम में, बोनाई में, मयूरभंज में, क्योंझार में। कहाँ पे, ओडिशा में। तो 3,000 मिलियन पुराने लौह अयस्क के भंडार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। चिल्पी सीरीज जो है, यहाँ पे शिल्पी लिखा है लेकिन इसको चिल्पी आप पढ़िएगा। चिल्पी सीरीज बालाघाट के भाग में, मतलब मध्य प्रदेश के जबलपुर, बालाघाट में, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। यहाँ पर ग्रेट फाइलाइट, क्वार्टजाइट, हरे पत्थर, ठीक है, ये सब देखने को मिलते हैं। क्लोजपिट श्रेणी, ये मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में विस्तृत है, ये धारवाड़ प्रक्रम से संबंधित है। क्वार्टजाइट, तांबा, पाइराइट, ये सब जो है इसमें चट्टान देखने को मिलती है। चंपानेर श्रेणी, ये अरावली प्रक्रम की चट्टानें वडोदरा के किनारे मैदानी भाग में स्थित है। क्वार्टजाइट, कॉन्ग्लोमेरेट, फाइलाइट, स्लेट, संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब देखने को मिलते हैं। हरे संगमरमर के लिए विख्यात है। जैसे आपसे पूछ सकते हैं हरे संगमरमर के लिए कौन सा विख्यात है सीरीज, तो हरा संगमरमर कहाँ पे पाया जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में, और धारवाड़ में पर्टिकुलरली कहाँ पे पाया जाएगा, अरावली प्रक्रम में, वडोदरा में मिलेगा। चंपानेर श्रेणी में खोंडोलाइट श्रेणी, ये कृष्णा घाटी के उत्तरी भाग में, पूर्वी घाटी के विशाल क्षेत्र में विस्तृत है। खोंडोलाइट और चारकोनाइट ये सब देखने को मिलेंगे खोंडोलाइट श्रेणी में। और रियोलो श्रेणी, जिसको दिल्ली सीरीज भी कहा जाता है, दिल्ली अलवर तक ये फैला हुआ है। चूना पत्थर, मकराना मार्बल इसमें देखने को मिलता है। तो जैसे एग्जाम में आ जाए कि मकराना मार्बल जो है किस सीरीज में देखने को मिलेगा, मकराना मार्बल देखने को मिलेगा दिल्ली सीरीज में या फिर यालो सीरीज में। और अलवर के रीजन में, दिल्ली से अलवर के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सकोली सीरीज, ये जबलपुर और रीवा डिस्ट्रिक्ट में विस्तृत है, ये धारवाड़ क्रम संबंधित है। इसमें मीका यानी अभ्रक, डोलोमाइट, शिष्ट, संगमरमर, ये सब देखने को मिलेगा। सौसेर श्रेणी, इस सीरीज का विस्तार भंडारा, नागपुर, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में विस्तृत है। और यहाँ पर अभ्रक, शिष्ट, क्वार्टजाइट, संगमरमर और मैग्नीफेरस चट्टान देखने को मिलेगी, ठीक है। और चैंपियन श्रेणी में मैसूर नगर के उत्तर पूर्व से बेंगलोर के पूर्व में विस्तृत है। इसका विस्तार कर्नाटक के कोलार रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। कोलार रायचूर किसके लिए फेमस है, गोल्ड के लिए, हम बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पर सर्वाधिक गहरी सोने की खदानें स्थित हैं चैंपियन सीरीज में। अयस्क खनिजों के स्वास्थ्य का राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय यहाँ पे स्थित है। तो अगर ये आ जाए, कोलार और रायचूर की माइंस जो है किस सीरीज में आती है, चैंपियन सीरीज में, ठीक है। तो इस तरीके से विंध्यन सीरीज के बारे में बात करें तो विंध्यन में 3 ये सब सीरीज हैं, एक बिजवार श्रेणी, एक भांडेर और एक कैमूर है। बिजवार श्रेणी के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट में बिजवार श्रेणी में बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन, लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट देखने को मिलता है। बेसाल्टिक रॉक्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बेसाल्टिक पत्थरों में आपको हीरे के प्रक्रम देखने को मिलते हैं। जैसे पन्ना जो है ये हीरे की माइंस के लिए प्रसिद्ध है। तो भांडेर श्रेणी के बारे में बात करें तो भांडेर के पठार को भी हमने स्टडी किया है। तो ये विंध्यन तंत्र के पश्चिमी भाग में स्थित है। भांडेर का पठार और भांडेर सीरीज, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर यहाँ पर पाया जाता है। कैमूर श्रेणी, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड में विस्तृत है। कैमूर सीरीज विंध्यन तंत्र की कैमूर सीरीज। मुख्य चट्टानें बलुआ पत्थर, कैंग्लोमरेट, शेल है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग ऐतिहासिक इमारतों में हुआ है, जैसे लाल किला निर्माण में, हवा महल, कुतुब मीनार, हुमायूं के मकबरे में, ये ध्यान रखिएगा। अब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत विस्तृत हो सकता है और बहुत संकुचित हो सकता है। एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बहुत ज़्यादा डिवीजन हो सकते हैं। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेसिकली क्या है, आप कभी भूलेंगे नहीं, इसको एज अ कैलेंडर ध्यान रखिए। जैसे हम अपनी तारीख देखते हैं 1 महीने की, वैसे ये अर्थ की तारीख है,
यानी कि पूरे हमारे जियोलॉजिकल अर्थ की तारीख है। वैसे तो कई सारे प्लैनेट को भी हम पढ़ सकते हैं कि कब प्लैनेट्स का उदय हुआ, वो सब भी स्टडी आ गई है, लेकिन हमको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ सन से शुरू होकर के अभी तक जो समय चल रहा है उसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। तो मतलब एक रफ पेज में हमने बनाया कि जब सूर्य का अभ्युदय हुआ तब से लेकर आज पृथ्वी किस तरीके की है, और जो उसमें मेजर इवेंट कौन कौन से हुए हैं, यही जियोलॉजिकल टाइम स्केल दर्शाता है। अब हमारे महीने कैलेंडर तो 30 दिन का होता है, लेकिन ये तो जो है कितने मिलियन ईयर पहले का है, 13,700 मिलियन ईयर पहले का करीब ये है, जब सुपरनोवा बिग बैंग वाली चीजें हुई थी। तो इतने पुराने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम लोगों ने रफली कुछ डिवीजन में बांटा है। तो सबसे पहला डिवीजन यहाँ पर है ईयन, ठीक है, ईयन। अब मैं इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि याद रखना आसान है, हिंदी मीडियम वाले और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इस एटलीस्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल को इंग्लिश मीडियम से ही पढ़िए, मेरा रिकमेंडेशन है। तो पहला डिवीजन है ईयन का। ईयन नामक एक कार भी चलाई थी हुंडई ने। तो ईयन में सबसे पहले हीडियन ईयन से हम लोग पढ़ते हैं। हीडियन ईयन सबसे पुराना, फिर उससे नया आर्कियन, फिर प्रोटरोजोइक, ठीक है। हीडियन, आर्कियन, प्रोटरोजोइक और बाद का है ये। तो ये पहले में ईयन, हीडियन, आर्कियन, प्रोटरोजोइक। और इस वाले कैलेंडर की खास बात यह है कि ये नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है। हम लोग कैलेंडर को हमेशा इस तरीके से पढ़ते हैं, हमेशा अपने जो हमारा ये घर का कैलेंडर होता है, जो है बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं। लेकिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमेशा कैलेंडर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ऊपर की तरफ मूव करेगा। इस डायरेक्शन में हमेशा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का कैलेंडर चलता है, ऊपर की तरफ। तो जो भी चीजें हैं सबसे पुरानी नीचे हैं, फिर सबसे नई ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो जैसे हीडियन, आर्किन, प्रोटरोजोइक, ईयन हो गए। अब ईयन के बाद डिवीजन है एरा का। ईयन के बाद किसका डिवीजन है? एरा का। तो सबसे पुराना एरा कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन एरा। प्रोटरोजोइक, आर्कियन, हीडियन को मिलाकर के प्री कैम्ब्रियन एरा बनता है, प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन एरा के बाद यहाँ पर पैलियोजोइक एरा है, पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के बाद मीसोजोइक है, फिर ये सीनोजोइक है, ठीक है। 65 मिलियन साल पहले से अभी तक का जो समय है वो सीनोजोइक पीरियड में आता है। उससे पुराना मीसोजोइक, उससे पुराना पैलियोजोइक और उससे पुराना प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। तो ये हो गया एरा की बात। एरा के बाद तीसरा डिवीजन है पीरियड का। तीसरा डिवीजन पीरियड का है। तो पीरियड में सबसे पहला पीरियड हम लोग स्टडी करते हैं वो है कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। कैम्ब्रियन पीरियड से शुरुआत करते हैं, फिर ऑर्डोविशियन पीरियड है, फिर सिल्यूरियन पीरियड है, फिर डिवोनियन है, फिर कार्बोनिफेरस है, फिर परमियन है। परमियन के बाद यहाँ पे ट्राइसिक है, फिर जुरासिक है, फिर क्रिटेशियस है, फिर टर्सरी है, फिर क्वाटरनरी है, ठीक। पीरियड का जो क्रम है ये ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। द कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, टर्सरी, क्वाटरनरी लर्न करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज जो है बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे रॉक सिस्टम जब पढ़ेंगे या फिर और भी अन्य चीजें। और इपॉक, ये आखिरी डिवीजन है। इपॉक के बारे में बात करें तो ये पैलियोसीन से हम लोग पढ़ते हैं, पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, ये भी लर्न करना पड़ेगा। इसकी तो क्रोनोलॉजी एक बार छत्तीसगढ़ पीसीएस आपसे पूछ चुका है कि इसको क्रोनोलॉजी में लगाइए। तो पैलियोसीन सबसे पुराना, फिर ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। और पीरियड से नहीं, कई बार आप आजकल इपॉक से पूछने लग रहे हैं, क्योंकि इपॉक जो है सबसे एक रफ जानकारी देता है, क्योंकि इपॉक जो है जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। जैसे प्लायोसीन आप देखेंगे 57 से 65 मिलियन साल पहले का, और फिर ये जो ईओसीन ये 37 से 58 मिलियन साल पहले का, 24 से 37 ये ओलिगोसीन, 5 से 24 ये मायोसीन, 2 से 5 प्लायोसीन, इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से एरा ईयन तो नहीं पूछेंगे, पीरियड और इपॉक की अगर क्रोनोलॉजी एक बार क्लियर हो गई आपको नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर चीजें आसान हो जाएंगी। कई बार कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फैक्ट रटना पड़ता है, सिंपल सी बात है। आपको कड़वी दवा कई बार पीनी पड़ती है अगर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। बिना रटे कई बार कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। ये लोगों का मिथ है कि हम आम बोलचाल की भाषा में सारी चीजें समझा लेंगे स्टूडेंट को, ये सही नहीं है और ये तरीका भी सही नहीं है स्टूडेंट को बरगलाना। कई सारी चीजों में स्टूडेंट को कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, ये कड़वी दवा आपको पीनी पड़ेगी। आपको ये पीरियड वाला क्रोनोलॉजी और ये इपॉक वाला एटलीस्ट लर्न करना पड़ेगा, और ये लर्न हो गया तो कई सारे जियोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे, और कोई भी जियोलॉजी संबंधी सवाल अगर आ गया एग्जाम में तो आप उसको सही कर पाएंगे। और सबसे जरूरी ये इसमें ये है, मान लीजिए ये चीज़ नहीं भी याद हो पाई तो आखिरी बार, मतलब आखिरी प्रयास इस टॉपिक में स्टूडेंट को ये करना है कि जो लास्ट कॉलम बना हुआ है इसकी क्रोनोलॉजी आप नीचे से ऊपर की तरफ तैयार करें, ठीक है। ये कैसे तैयार करेंगे? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पहले क्या हुआ एंशिएंट, फिर मेडिवल, फिर मॉडर्न, उसी तरीके से हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, फिर हमारा सूर्य कैसे बना, फिर हमारी पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी में कॉन्टिनेंट कैसे बने, कॉन्टिनेंट में से फिर हमारा देश कैसे बना, और कैसे कैसे जानवर, पौधे और हम डेवलप हुए, इसकी क्रोनोलॉजी समझना है। जैसे सबसे पहले सुपरनोवा और बिग बैंग से ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पहले हुआ और फिर ओरिजिन ऑफ सन हुआ, ठीक।
तो सूर्य का ओरिजिन कब हुआ? 5000 मिलियन साल पहले, और अर्थ का ओरिजिन है 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, या फिर रफली कह सकते हैं 4600 मिलियन अगर ईयर्स अगो अर्थ का ओरिजिन हुआ था। तो 4600 मिलियन साल पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ था। और पृथ्वी जैसी दिख रही उस वैसी नहीं थी, लेकिन पृथ्वी का उद्भव इस तरीके से हुआ था। पृथ्वी का उद्भव जब हुआ तो एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड में रिच था, और जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें अधिकता थी। फिर ओशियन बना, कॉन्टिनेंट वगैरह बने, फॉर्मेशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। ये 3800 से 4800 मिलियन साल पहले ओशियन और कॉन्टिनेंट बने। फिर यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया का जन्म हुआ सबसे पहले। एक जीव के रूप में सबसे पहले क्या उद्भव हुआ था? यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया। यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया के बाद ब्लू ग्रीन एल्गी जो है अस्तित्व में आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे पहले अस्तित्व में आता है जीव के तौर पर 250 से 3800 मिलियन साल पहले। फिर सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपॉड सबसे पहले अस्तित्व में आते हैं। सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपॉड का मतलब है कि ऐसे जानवर जिसमें लाइफ है और वो टेढ़े मेढ़े इस तरीके के हैं अजीब से, जिनके पास एक पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, बस जो है एक जीवन है, मतलब जो है उनके पास लिविंग सेल्स हैं, टिश्यू वगैरह हैं, लेकिन एक पूरा स्ट्रक्चर नहीं है जीवन को सस्टेन करने के लिए। तो सॉफ्ट बॉडीड आर्थ्रोपॉड सबसे पहले उद्भव होते हैं। फिर मरीन इनवर्टिब्रेट्स आते हैं। मरीन इनवर्टिब्रेट्स के बाद जो है फर्स्ट फिश, पहली मछलियों का उद्भव होता है। बीपीएससी में एक बार पूछा गया था पहली मछलियों का उद्भव कब हुआ था, तो इनका उद्भव हुआ था पैलियोजोइक एरा में, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ट्रेस ऑफ लाइफ ऑन लैंड, यानी कि स्थल पर पहली बार जीवन की ट्रेस मिलते हैं प्लांट के रूप में। तो प्लांट यहाँ पर उदय होते हैं। फिर एम्फीबियन यानी उभयचर अस्तित्व में आते हैं। फिर वर्टिब्रेट्स के बाद मतलब वर्टिब्रेट्स और साथ ही साथ कोल बेड डेवलप होने लगते हैं। कोल बेड कार्बोनिफेरस में डेवलप होते हैं। और फिर फर्स्ट रेप्टाइल्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर रेप्टाइल्स डोमिनेट रिप्लेस एम्फीबियंस, मतलब एम्फीबियंस को रिप्लेस करके रेप्टाइल्स डोमिनेट करने लगते हैं। फिर एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर्स, ये क्रिटेशियस पीरियड में, जुरासिक पीरियड को एज ऑफ डायनासोर्स बोलते हैं। जुरासिक पीरियड में पिक्चर भी कई सारी हॉलीवुड वालों ने बनाई है। फ्रॉग और टर्टल का पीरियड जो है ट्रायसिक पीरियड है। तो फ्रॉग टर्टल पहले अस्तित्व में है, डायनासोर बाद में, ध्यान रखना है। उसके बाद छोटे चूहे, फिर रैबिट्स और हेयर, फिर एंथ्रोपॉइड ऐप, फिर एप और फ्लावरिंग प्लांट्स, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर हमको प्लायोसीन पीरियड में देखने को मिलने लगते हैं। फिर होमोसेपियंस प्लिस्टोसीन पीरियड में, और फिर मॉडर्न मैन यानी कि हम लोग। ये क्रोनोलॉजी है कुल मिला करके। इस तरीके से जियोलॉजिकल टाइम स्केल चलता है। थोड़ा सा और डिटेल जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जिसमें कई बार जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं। इस एग्जाम में सवाल हमसे आया था 2018 में कि फर्स्ट रेप्टाइल्स, फर्स्ट इंसेक्ट, शेल्ड एनिमल्स और फर्स्ट एनिमल्स कब अस्तित्व में आए। फर्स्ट मैमल्स यानी पहले स्तनधारी, तो कब कौन अस्तित्व में आया, इसमें इस तरीके से आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले सॉफ्ट बॉडीड मेटाजोन, पहले एनिमल ट्रेसेस यानी कुछ यहाँ पे लिविंग टिश्यूज, और फिर जो है सॉफ्ट बॉडीड मेटाजोन ही अस्तित्व में आए। सॉफ्ट बॉडीड के बाद यहाँ पर स्केलेटल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। स्केलेटल एलिमेंट्स यानी कि कवचदार जानवर। तो सबसे पहले सॉफ्ट बॉडी वाले जानवर, फिर कवचदार जानवर, फिर पहली कॉर्डेट्स, फिर पहले मछलियाँ, और फिर डाइवर्सिफिकेशन होता है मेटाजोन फैमिली का। डाइवर्सिफिकेशन होता है मेटाजोन फैमिली का, तो यहाँ पर आपको इंसेक्ट वगैरह देखने को मिलने लगते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह। कीड़ों का उद्भव करीब 400 मिलियन साल पहले हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, 400 मिलियन साल पहले। ये हम लोगों ने तभी डिस्कवर किया था जब ये एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था। काफी थोड़ा डीप क्वेश्चन आया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, तब से क्वेश्चन देखा नहीं गया ज्यादा जियोलॉजिकल टाइम स्केल से। इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टॉपिक वापस लौटेगा और एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें, और बहुत संभावना है कि इसी क्रोनोलॉजी में लगाने को दे दें कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। ठीक है। इसके बाद सिल्यूरियन में फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट देखने को मिलने लगते हैं। फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट, फिर जॉड फिश डाइवर्सिफाई, फर्स्ट एम्फीबियंस डिवोनियन पीरियड में। यहाँ पर हम पीरियड की बात करें, डिवोनियन पीरियड। फिर कार्बोनिफेरस में दो फेजेस हैं, एक पेनिसिल्वेनियन फेज है और एक मिसिपियन फेज है। और तो कार्बोनिफेरस पीरियड में आपको फर्स्ट रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, सोल ट्रीज देखने को मिलते हैं, सीड फर्न्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट मैमल्स यानी पहले स्तनधारी आपको देखने को मिलते हैं कब? ट्राइसिक पीरियड में। ठीक है, ट्राइसिक पीरियड में फर्स्ट मैमल्स देखने को मिलते हैं। फिर जुरासिक में फर्स्ट बर्ड्स देखने को मिलती है, पहली चिड़िया देखने को मिलती है जुरासिक पीरियड में। और फिर क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, फर्स्ट प्राइमेट देखने को मिलते हैं, फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट। और एनिमल डाइवर्सिफाई होते हैं टर्सरी पीरियड में। क्वाटरनरी पीरियड में ह्यूमंस का इवोल्यूशन होता है। तो ये यहाँ पे टोटल जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। इस तरीके क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। और छत्तीसगढ़ पीसीएस में जैसे पूछा था, इन इपॉक को आपको लगाना था क्रम से, पैलियोसीन, एओसीन, ऑलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लिस्टोसीन, होलोसीन, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। एक और टॉपिक ये जियोलॉजी से संबंधित जरूरी है, भारतीय सर्वेक्षण की भूगर्भिक विरासत स्थल और राष्ट्रीय भूगर्भिक इमारतें,
इनका राज्यवार विवरण दिया हुआ है। ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स हैं, ये कौन सी किस राज्य में है लगाने को आ सकता है एग्जाम में। जैसे ये पूछा गया था आपका इस पेपर में छत्तीसगढ़ पीसीएस में कि राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क, शिवालिक पार्क, स्ट्रोटोमेलाइट पार्क, लोनार झील, ये कहाँ पे है, ये इस तरीके से मैचिंग में लगाना था। तो मेजर जो ध्यान रख सकते हैं, बेराइट की ज्वालामुखी पर्वतें, मनगमपेटा गुडापा डिस्ट्रिक्ट, ये जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में एपीचियन असंगति, राष्ट्रीय भूगर्भिक मेहराब और तिरुमाला की पहाड़ियां चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल जियोलॉजिकल आर्क आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश में तिरुमाला की पहाड़ियों में, चित्तौड़ जिले में, इधर ध्यान रखिएगा। और एरोमाही डिब्बालू स्थायी तटीय लाल अवसाद विशाखापट्टनम में। केरल में लेटराइट अंगदीपुरम मालापुरम जिले के पास, वर्कला भृगु सेक्शन। और तमिलनाडु में काष्ठ जीवाश्म तिरुवक्कराय दक्षिणी आर्कोट जिले के पास, राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क सुल्तानपुर तिरुचिरापल्ली जिले में। और चारकोनाइट सेंट थॉमस पर्वत मद्रास में, गुजरात में तलछटी संरचनाएं, अवसादी संरचनाएं, कदम बांध, ये यहाँ पे। और फिर राजस्थान में स्ट्रेटोमेलाइट पार्क भोजुंडा में, चित्तौड़गढ़ जिला राजस्थान में स्ट्रेटोमेलाइट पार्क एक जो है उदयपुर जिला राजस्थान में भी है। और आकल काष्ठ जीवाश्म पार्क, ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। किशनगढ़ नेफ्लाइन स्पेनाइट, ये अजमेर में। सतूर की विशाल सीमा दरार, महाराष्ट्र में लोनार झील, ये अपने आप में एक जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। छत्तीसगढ़ में निम्न पर्मियन सागरीय धरातल, मनेन्द्रगढ़ सरगुजा जिला में। कर्नाटक में गांठदार लावा सेंट मैरी द्वीप में देखने को मिलता है, उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। हिमाचल में शिवालिक पार्क, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सकेती में। ओडिशा में लौह एस का लावा तकिया, नोमीरा क्योंझार डिस्ट्रिक्ट में। लावा पिलो यहाँ पे देखने को मिलती है। झारखंड में पौधा जीवाश्म राजमहल प्रक्रम में, साहिबगंज जिले के आसपास नागा पहाड़ी। और सिक्किम में डोलोमाइट संबंधी स्ट्रेटोमेलाइट, ये देखने को मिलता है। ये हमसे पूछा गया था। काष्ठ जीवाश्म पार्क, ये कहाँ पे, तिरुचिरापल्ली में। तमिलनाडु में शिवालिक पार्क, ये सिरमौर में हिमाचल में। स्ट्रेटोमेलाइट पार्क, ये चित्तौड़गढ़ में। और लोनार लेक, ये बुल्ढाना में। तो डे नंबर 27 में 27वें दिवस में हमारी डे वाइज सीरीज़ के हम आ चुके हैं साइंस सेक्शन के ऊपर, जिसमें आज की डेट में हमारा टॉपिक होगा प्लांट हार्मोन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे घास फूस शैवाल हैं, उनको भी इंसानों और जानवरों की तरीके से लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुओं की कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि अगर हम किसी जीव को मार के खा जाएं तो नॉन वेज हैं, और अगर प्लांट्स को मार के खा जाएं तो वेज हैं। हालांकि इस पर डिटेल पे ना चर्चा करते हुए हम एक ऐसी सिमिलरिटी की बात करेंगे जो कि जीवित वस्तुओं में होती ही है, और इसी से ये साबित होता है कि प्लांट्स भी एक जीवित वस्तु हैं। ये सिमिलरिटी है हार्मोन। ये जो हार्मोन्स हैं इंसानों में तो पाए जाते हैं, मेल के अलग होते हैं, फीमेल के अलग, कॉमन अलग, लेकिन ये पेड़ पौधों में अलग टाइप के हार्मोन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आज चर्चा करेंगे कौन कौन से वो हार्मोन हैं और क्या क्या उनके काम हैं। तो जैसे ये जो बीज है, इसको हमने मिट्टी में बो दिया, तो इसको उगाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो पानी, फिर सनलाइट। तो सनलाइट बाहर से मिल रही है, सूरज की रोशनी, पानी भी हम बाहर से दे रहे हैं, जो भी ज़रूरी खाद है वो हम ही दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बाहर से नहीं लेके आ सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस पौधे को कुछ डैमेज हो गया या फिर माली ने इसको काट दिया, तो वापस से हम देखते हैं कि जिस तरीके से नाई के काटने के बाद हमारे बाल अगले महीने दोबारा से आ जाते हैं, वैसे ही ये भी वापस से उग जाते हैं जितना भी हिस्सा हमने काटा था। ये चीज़ आपने ऑब्ज़र्व करी होगी अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में, अगर आपके आसपास कोई गार्डन होगा तो। उसके बाद किस टाइम पे फूल लगने चाहिए, कब वो फल में कन्वर्ट होने चाहिए, कब वो फल पकने चाहिए, ये चीज़ें अंदर से कंट्रोल होती हैं। ये चीज़ हम चाहते हुए बाहर से नहीं ला सकते। हालांकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि हम फल भी बाहर से पका लेते हैं, आर्टिफिशियल राइपनिंग, और ग्रोथ को भी मॉड्यूलेट कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें अभी आई हैं। पुराने टाइम पे चीज़ें नेचुरली होती थी, फल अपने आप पकते थे, फूल अपने आप लगते थे, सारी चीज़ें ये इंटरनली कंट्रोल होती थी। तो कुछ चीज़ें बाहर से नहीं लाई जा सकती अपने हिसाब से। ऐसा मानते हुए हम इस नतीजे पे पहुँचे कि कुछ आंतरिक चीज़ें भी हैं जो कि ग्रोथ को प्रभावित करती हैं, जो कि हैं हार्मोन। तो हार्मोन का मतलब आप समझे कि जो चीज़ें अंदर से कंट्रोल कर रही हैं इस पौधे की ग्रोथ को, वही हार्मोन हो गए। जिस तरीके से इंसानों में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, पिछले वीडियो में बताया था, हार्ट बीट बढ़ा देता है। एक और टाइप का हार्मोन होता है जो कि है लड़ो और उड़ो, फाइट और फ्लाइट, हमको एक्साइट कर देता है। तो ये चीज़ें हम लोग के बाहर से नहीं आती, इंटरनली कंट्रोल होती हैं। एंड द सेम थिंग गोज़ फॉर प्लांट। और कैसे, ये चीज़ हमने आपको समझा दी।
तो जो चीज़ें बाहर से प्रभावित करती हैं इसकी ग्रोथ को वो हैं खाद, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट। अब ये फोटोसिंथेसिस कैसे होगा अगले पार्ट में आपको समझा देंगे डिटेल में, लेकिन ये सारी चीज़ें बाहर से मिल रही हैं। जो चीज़ें प्लांट के अंदर से कंट्रोल कर रही हैं सभी चीज़ों को, हमने उसके एग्जाम्पल आपको दिए, वो हार्मोन डिसाइड कर रहे हैं। तो ये होते हैं हार्मोन। अब आते हैं कौन कौन से वो हार्मोन है, क्या क्या इनके काम है। वैसे ये एक्सटर्नल इंटरनल देख के बीटेक स्टूडेंट की तो फायर हो गई होगी, वो लोग सोच रहे होंगे बड़ी मुश्किल से तो एक्सटर्नल इंटरनल से छुटकारा मिला था और ये यहाँ पे फिर उसी का बखान कर रहे हैं। तो बिना उनका श्राप ग्रहण किए आगे बढ़ते हैं प्लांट हार्मोन की तरफ। तो अगर बात की जाए उनके काम के हिसाब से, दो टाइप के प्लांट हार्मोन होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि प्रेरक और वृद्धि अवरोधक। तो जैसे कोई पौधा उगा तो किस हद तक वो उगना चाहिए ये नेचर से डिसाइड है। घास इतनी इतनी सी उगेगी, बांस के पेड़ की अलग हाइट होगी, और जो सबसे ऊंचाई पे उगता है फॉर एग्जांपल सफ़ेदा यानी कि यूकलिप्टस का पेड़ बहुत ज़्यादा ऊंचा उगता है। तो ये सब चीज़ें नेचर से डिसाइड हैं और इन्हीं सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं हार्मोन, कि भाई घास फूस इतनी ज़्यादा ना उग जाए कि पता चला कोई जानवर इसको खाने गया और उसी में फंस के रह गया, ठीक, बाहर ही नहीं आ पाया। और कभी आपने ऐसा सफ़ेदा नहीं देखा होगा जो कि केले के पेड़ के बराबर उगा है या अमरूद के पेड़ के बराबर उगा, ये चीज़ें नहीं होती। तो इन्हीं को कंट्रोल करने का काम करते हैं हार्मोन। तो अगर मान लो कोई पौधा छोटा रह गया और नेचर के हिसाब से उसकी हाइट फिक्स है, तो उस फिक्स हाइट तक पहुंचाने का काम करते हैं ग्रोथ प्रमोटर, उसकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। और ग्रोथ इनहिबिटर यानी वृद्धि अवरोधक। अब सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि वृद्धि को अवरुद्ध करने की ज़रूरत क्या है, क्यों हम नहीं चाहते कि पौधे ज़्यादा हाइट पकड़ें, क्योंकि नेचर से डिसाइडेड है। नहीं तो घास फूस आप जानते हैं ना क्या हो जाएगा, आपकी भैंस फंस जाएगी वहाँ पे। तो अभी तक मुहावरा होता था गई भैंस पानी में, आपकी हो जाएगा फंस गई भैंस घास में। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट ग्रो भी ना करें। तो ओवरऑल देखा जाए टोटल 7 टाइप के हार्मोन होते हैं, जिनमें से 3 होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, 2 होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर। 3 का काम है ग्रोथ बढ़ाना प्लांट की, और बाकी का 2 का काम है ग्रोथ कम करना, और जो बाकी बच गए इनका काम मिसलेनियस है, जो कि हम चर्चा करेंगे आगे। ग्रोथ प्रमोटर में 3 आते हैं, ऑक्सिन, फिर जिब्रेलिन्स, फिर साइटोकिनिन या साइटोकाइनिन आप बोल दो। तो ये 3 हो गए ग्रोथ प्रमोटर। और ग्रोथ इनहिबिटर कौन से हो गए, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये केमिकल नाम टाइप के आपको समझ में आ रहे हैं। तो जो केमिस्ट्री के हिसाब से केमिकल नाम है वो इनहिबिटर हो गए, बाकी के प्रमोटर हो गए। बस इतनी चीज़ें याद रखो, आप आसानी से पहचान लोगे कि कौन सा प्रमोटर है कौन सा नहीं। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन भी जाए। अब इस ऑक्सिन पे आते हैं। तो इसका मतलब होता है हिंदी में बढ़ना, ग्रो कराना। तो जाहिर सी बात है इसका नाम ही ग्रो कराना है, तो इसका काम भी यही है कि ग्रोथ को कंट्रोल करना। अगर छोटा रह जा रहा है कोई पौधा तो ये रिलीज़ होगा उसमें, और उसकी हाइट नेचर के हिसाब से जो फिक्स है उस तक पहुंच जाएगी। इसकी खोज की थी चार्ल्स डार्विन ने। डार्विन किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन सी थ्योरी के लिए, चाहें तो बता सकते हैं, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। ग्रोथ कंट्रोलिंग हार्मोन है, क्यों है बता दिया। कहाँ पे मिलेगा, पौधों के टॉप पार्ट पे, मेनली पत्तियों के ऊपर, और जहाँ पे पत्तियाँ थोड़ी हार्ड हैं वहाँ पे ये तने में भी देखने को मिल सकता है। इसका केमिकल नेम है IAA, इंडियन एयरफोर्स नहीं, इंडोल एसिटिक एसिड। तो इंडोल एसिटिक एसिड इसका नाम है ऑक्सिन का। 2 टाइप के ये होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आज की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि बाहर से हार्मोन भी आप डाल सकते हो। तो उसी क्रम में आर्टिफिशियल ऑक्सिन आपको नज़र आएंगे 2 टाइप के, NAA नैप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4 डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है। वैसे अगर NIA लिखा होता है NAA की जगह तो उसका मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और जब से ये राजा हरिश्चंद्र के छोटे कज़िन ED के चक्कर में फंसे हैं तब से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, चर्चा में रहने लगी हैं। तो उनके हेडक्वार्टर, फॉर्मेशन सब आपको याद रखना पड़ सकता है, डेली करंट अफेयर में वैसे हम देते ही हैं। अब नेचुरल जो ऑक्सिन होता है उसका नाम IAA है, इंडोल एसिटिक एसिड। वैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसको प्रॉपरली बोलते हैं। एक और भी होता है IBA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। वैसे ब्यूट्रिक एसिड किस चीज़ में पाया जाता है, कमेंट में बताइए, हम बता चुके हैं इसी सीरीज़ में। अगर काम की बात करें कि ऑक्सिन करता क्या है प्लांट में, तो ग्रोथ प्रमोट करेगा, हम बता चुके हैं कैसे।
किस तरीके से करेगा, तने की लंबाई बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल यूकलिप्टस का पेड़ है, अगर वो अमरूद की हाइट तक पहुंच गया तो वो रुकनी नहीं चाहिए उसकी हाइट, तो ऐसे में वो तने की लंबाई बढ़ा देगा और जड़ों को सही से विकसित करेगा। इसका एक एग्जांपल देखिए, ये जो गमला है सीधे खड़ा हुआ है और पौधा इस तरीके से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है और जड़ें ऐसे ऐसे फैल रही हैं। लेकिन अगर मान लो ये गिर जाए या फिर कोई बच्चा वगैरह इसको गिरा दे, तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि ये इस सीध में तना आगे बढ़े, ये फिर भी ऐसे ऊपर ही जाएगा। इस चीज़ को कौन डिसाइड कर रहा है, तो ऑक्सिन। और जड़ें ऐसे ऐसे क्यों नहीं आगे बढ़ रही, ये इसी तरीके क्यों फैल रही हैं, ये भी डिसाइड करेगा ऑक्सिन। इससे एक चीज़ और होती है, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि सनलाइट की जो डायरेक्शन है उसकी दिशा में पौधे झुक जाते हैं, तो ये भी ऑक्सिन की वजह से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पौधा है सीधा, ये ऑक्सिन के हार्मोन दाने के रूप में बिखरे हुए हैं पूरे में, टॉप पे पाए जाते हैं ना, हमने आपको बताया। तो जैसे ही किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में सनलाइट इस पर गिरेगी तो इसके अपोजिट साइड में, मतलब जहाँ सन रे नहीं पहुँच पा रही उस साइड ये हार्मोन इकट्ठे हो जाएंगे और दूसरी साइड ये झुक जाएगा पूरा। ऐसा होता है इसके साथ। अब नेक्स्ट हार्मोन पे आ जाओ फटाफट से, जिसका नाम है जिब्रेलिन, GIBBEREIINS। ये हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ वनडे वाले हो तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक का भी आता है, तो इस टाइप की स्पेलिंग को लिख लिख के याद किया करो। सिमिलरली जो हिंदी वाले हो, जो UP SSC वगैरह में जा रहे हो, तो वो कॉम्प्लेक्स हिंदी वर्ड जो होते हैं ना उसको लिख के याद किया करो। फॉर एग्जांपल संश्लेषण, आप में से ईमानदारी से बताओ कि कौन लोग संश्लेषण नहीं लिख पाते हो। खैर जिब्रेलिन पे आते हैं, किसने इसको खोजा, तो कुरुसोवा नाम के साइंटिस्ट ने। इसका काम क्या है, तने की लंबाई को बढ़ाना, लेकिन एक अलग तरीके से, क्योंकि सेम चीज़ हम ऊपर ऑक्सिन में देख चुके हैं। इसके कार्य विधि आप समझिए। ये है गन्ने का तना। अब ये जो निशान होता है ना गन्ने के तने में, आपने ज़रूर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा, इसे बोलते हैं नोड। ये जितने भी निशान हैं सारे नोड, और एक नोड से दूसरे के बीच में जो एरिया पड़ता है ना उसे कहते हैं इंटरनोड, और इसी इंटरनोड पे बैठा होता है आपका जिब्रेलिन, और इसका काम होता है इसकी हाइट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ताकि गन्ने खूब अच्छे से हाइट पकड़ सकें। और बांस में भी ये सेम चीज़ करता है, तो गन्ना हो या बांस हो, हाइट पकड़ाने में मदद करता है। कैसे, तने की हाइट बढ़ा करके। दो चीज़ें आप समझिए, एक होता है जर्मिनेशन, मतलब अंकुरण। आपने कोई बीज इस तरीके से बोई तो इसमें से जो हल्का सा इस तरीके से पौधा निकलता है ना, छोटा सा एकदम तना, तो उस टाइम पे कहा जाता है कि ये सीड जर्मिनेट हो गई, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। अब एक होता है सीड डॉर्मेंसी, कि आपने इस बीज को बोया और मान लो 2 महीने बाद इस पे इतना सा निकल गया, तो आपके बोने से लेकर इसके निकलने तक के बीच का जो टाइम पीरियड है, जो गैप है, जो समय है, उसे सीड डॉर्मेंसी कहते हैं। तो ये सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक कर देगा, मतलब इतने दिन ये फालतू पड़ी है ना मिट्टी में, तो इसके वनवास को ख़त्म करते हुए इससे ये निकाल देगा। ये भी काम करता है कौन, जिब्रेलिन। अब नेक्स्ट पे आ जाओ साइटोकाइनिन पे। साइटोकाइनिन की स्पेलिंग एक बार ज़रूर देख लेना जो वनडे वाले लोग हैं। किसने इसको खोजा, तो मिलर ने, डेविड मिलर या किलर मिलर ने नहीं, साइंटिस्ट मिलर ने। इसका काम है सेल डिवीज़न को प्रमोट करना। सेल डिवीज़न एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जब सेल चैप्टर पे आएंगे तो इसकी इंपॉर्टेंस और डिटेल में जानेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप ये समझो कि सेल डिवीज़न के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ऐसे में नई सेल्स बनेंगी और पुरानी हट जाएंगी, वो डेड हो जाएंगी। तो ये चीज़ बेहद ज़रूरी है, और ये काम कौन करता है, साइटोकाइनिन। वैसे आपको एक चीज़ बता दें कि पौधे में ये कहीं बैठा नहीं होता। ऊपर हमने क्या देखा कि कोई हार्मोन पत्तियों पे है, कोई तने पे बैठा है, लेकिन साइटोकाइनिन नहीं देखने को मिलेगा नेचुरली। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बाहर से इसको डाल रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। ये एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद बनता है। कब, जब पौधे में से बीज निकलते हैं, और बीज कहाँ होते हैं, फल के अंदर, हम सभी जानते हैं। तो उस टाइम पे ये साइटोकाइनिन एक्टिवेट होता है और सेल डिवीज़न में हेल्प करना शुरू कर देता है। इसे यूथ हार्मोन, मतलब युवा हार्मोन भी बोलते हैं, और इसकी वजह ये है कि युवा अवस्था बरकरार रखता है, लगातार पुरानी सेल को ख़त्म करके नई सेल लाता है डिवीज़न के माध्यम से। इसलिए 2 टाइप होते हैं इसके साइटोकाइनिन के, जियाटिन और काइनेटिन ये बोलते हैं। एक फंक्शन और है इसका, प्रोटीन फॉर्मेशन में और आरएनए बनाने में हेल्प करता है ये साइटोकाइनिन। नेक्स्ट हार्मोन पे आ जाएंगे, जो कि है एब्सिसिक एसिड। इसकी स्पेलिंग खास है, नोट करके रखना,
और अगर सिर्फ पीसीएस वाले हो तो छोड़ दो। वैसे सीसेट आपको भी देना है, ध्यान रखो, तो आप लोग भी देखते चलो। तो जो लोग सीसेट के लिए परेशान होते हो ना, तो साथ में प्रिपरेशन उसकी मुमकिन है। कैसे, एक एग्जांपल हमने आपको अभी दिया। और इसके अलावा हमारे लेक्चर, चाहे वो मेरे हों या आर्या मैम के हों या फिर जिसको भी आप पसंद करते हो, चाहे ज्ञान सर का कोई वीडियो हो इकोनॉमी के ऊपर जो लेटेस्ट डेटा होता है, इसके साथ साथ रीडिंग हैबिट भी आप डेवलप करो। जिस भी मीडियम के हो, इंग्लिश हिंदी बराबर से रीड करो, क्योंकि आरसी भी आती है आपके सीसेट में, 5 अंग्रेजी 5 हिंदी। तो खैर आगे बढ़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। एब्सिसिक एसिड को ABA भी बोलते हैं, क्योंकि एब्सिसिक एसिड, इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। पीसीएस या फिर आरओ में किसी एग्जाम में ये आ चुका है कि कौन से हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तो एब्सिसिक एसिड को। अब चूंकि केमिकल नेम शुरू हो गए हैं, केमिस्ट्री वाली फीलिंग आ रही है ना, तो यहाँ से आपके क्या शुरू हो चुके हैं, ग्रोथ इनहिबिटर। इसको एडिकोट नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि एसिड है, ठीक। वैसे टोटल हैं तो 7 ही, 100-200 तो है नहीं कि इनके बारे में कोई ज़्यादा फैक्ट हो, बस कार्य इनका याद रखिए बस। ग्रोथ इनहिबिटर है, जाहिर है अभी बता दिया क्यों है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक हरा भरा पत्ता है, अब धीरे से इसका रंग हो गया है फेड, क्योंकि इसका रंग उड़ के अब लाइट ग्रीन हो चुका है, पहले डार्क ग्रीन था। इसके क्या मायने हुए कि ये धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। जैसे हम लोग बूढ़े होते हैं ना, तो हम लोग के चेहरे, हड्डियाँ, ये सब जवाब देने लगती हैं, तो वैसे ही पौधों का रंग उड़ जाता है और एक टाइम पे ये पूरे पीले पड़ के झड़ जाते हैं। और ये चीज़ ज़रूरी भी है। अगर मान लो एक ऐसी कंपनी एक ऐसी गाड़ी बना रही जो कि जीवन भर चलेगी, तो आदमी उसकी दूसरी गाड़ी क्यों खरीदेगा, वही जीवन भर चलाएगा। तो इसीलिए कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कुछ फॉल्ट देती हैं, जिससे एक टाइम के बाद आदमी उनकी दूसरी गाड़ी खरीदे, या फिर गाड़ी की जगह किसी भी और चीज़ का एग्जांपल आप ले सकते हो। और ये चीज़ ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन नहीं होगा तो नए पत्ते नहीं आएंगे, क्योंकि पुराने नहीं झड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ ना, तो ये पत्ते क्या कहेंगे, जो मुन्ना भैया ने कहा था कि अमर हैं हम। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे ये ज़रूरी है फिनोमिना, नए पत्ते आने ज़रूरी हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो पतझड़ का मौसम नहीं होता, तो पतझड़ के लिए कहीं ना कहीं ये एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है। साथ में ये जर्मिनेशन भी स्टॉप कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि जर्मिनेशन स्टॉप करना क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मान लो कोई खेत है किसान का, ठीक, और इसने अपनी इच्छा के अनुसार या फिर जो इस मिट्टी को सूट करती है उसके हिसाब से ये फसल उगा दी। अब कई बार होता ये है कि अनाप शनाप दूसरे पौधे भी आसपास उग जाते हैं, जिन्हें हम वीड कहते हैं, और सारा का सारा मिट्टी से न्यूट्रिएंट यही ले लेते हैं और ये फसल सूख के ख़त्म हो जाती है। तो ज़रूरी ये है कि इन पौधों को ना उगने दिया जाए, और यही इम्पोर्टेंस है इस हार्मोन की, ठीक। तो ABA इसी चीज़ का काम करता है। अब नेक्स्ट है इथाइलिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको खोजा किसने था, बर्ग ने। अगर ER लिख जाता तो व्यक्ति की बजाय खाने का नाम हो जाता। एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैस अवस्था में पाया जाता है। वैसे है ही कुल 7 हैं, 100-200 तो है नहीं, इसलिए याद कर लो आराम से। अब इसका काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल रात के टाइम पे आप देखते हो कि फूल की कलियां जो है बंद हो जाती हैं, तो ये क्यों होता है, इथाइलिन की वजह से। अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेड़ पे जो ये फल पकते हैं ना, ये इसी इथाइलिन हार्मोन की वजह से पकते हैं, इसीलिए इसे फ्रूट राइपनिंग मतलब फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। साथ में जैसा कि आप जानते हो कि हमारी तरीके जो पेड़ पौधे घास फूस हैं वो भी रेस्पिरेशन करते हैं, और इस रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल करता है यही इथाइलिन, इसीलिए इसको श्वसन नियंत्रक हार्मोन भी कहते हैं। अब इसकी खास बात यह है कि ये ग्रोथ इनहिबिटर तो है ही है, लेकिन साथ में ग्रोथ प्रमोटर भी है। प्रमोटर क्यों है, क्योंकि रेस्पिरेशन के रेट को कंट्रोल कर रहा है, और रेस्पिरेशन अगर अच्छे से होगा तो पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे, तो एक तरीके से ये प्रमोटर ही तो है। साथ ही में ये फल को पका रहा है, और फल जब कस के पक जाएंगे तो ये गिरा भी देता है। और अगर इथाइलिन नहीं होता तो सेब न्यूटन के ऊपर गिरा ना होता, और आज हम लोग उनको गाली नहीं दे रहे होते। तो ये चीज़ है इथाइलिन की। और अगर फल पकाने की बात चली गई है तो नेचुरल कैसे पकता है वो इथाइलिन की वजह से हमने देख लिया, लेकिन बाहर से भी आप इसको पका सकते हो, कैल्शियम कार्बाइड की सहायता से या एसिटिलीन की सहायता से। तो इथाइलिन नेचुरल हार्मोन है, लेकिन एसिटिलीन एक बाहरी केमिकल है जिस वजह से आप आर्टिफिशियल तरीके से फल को पका सकते हो। अब ये देखो, इथाइलिन जब इस कच्चे केले पे काम करेगा तो इसको पका देगा, और अगर इस केले को फिर भी किसी ने नहीं तोड़ा तो ये अपने आप नीचे गिर जाएगा।
तो भाई ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन देखने के बाद अब बारी आती है उन दोनों हार्मोन के ऊपर बात करने की जिनके काम थोड़े से अलग हैं। इनमें से एक है फ्लोरिजेंस। ये वैसे तो आपको पत्तियों में मिलेगा, लेकिन इसका काम होता है फूल खिलाना। अब ये देखो, इस टाइप की कली को आपने देखा होगा, और जब ये ऐसी अवस्था में रात में बंद हो जाती है तो एसिटिलीन इस पे काम करता है। लेकिन इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाने का काम किसने किया? फूल को किसने उगा दिया? तो फ्लोरिजेंस हार्मोन की वजह से ये उग गया, इसीलिए इसको फूल उगाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, पुष्पीय हार्मोन। ध्यान रखिएगा इसका नाम। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई ट्रोमेटिन के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हो कि कभी कभी माली जो हैं हमारे गार्डन की छटाई कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे नाई हमारे बालों की कर देता है। तो 1 महीने बाद जिस तरीके से हमारे बाल दोबारा उग जाते हैं, वैसे ही आप देखते हो कि पेड़ पौधे उसी तरीके से वापस उग गए और माली को उसको दोबारा काटना पड़ा। तो ये चीज़ आप फील कर सकते हो अपने बालों से रिलेट करके। तो ये पेड़ पौधे दोबारा क्यों उगे? या फिर अगर मान लो घास फूस को भेड़ बकरियां या फिर आप लोग अगर गए तो कुचल के चले गए, तो अगले दिन वो वापस से सही कैसे हो गई? ये डैमेज कंट्रोल या फिर आप कह लो डैमेज रिपेयर का काम किया ट्रोमेटिन ने। तो क्षतिग्रस्त पादप कोशिका यानी जो प्लांट सेल डैमेज हो चुकी हैं उसको रिपेयर करने का काम यही करेगा ट्रोमेटिन। ये आप देख सकते हो कि बंदर इस पौधे को डैमेज करके चले गए, लेकिन 1 हफ्ते बाद ये वापस सही हो गया। किसकी वजह से? ट्रोमेटिन के एक्शन की वजह से। तो भाई लोग बकैती ख़त्म और क्या शुरू? वही जो अभी हो रहा है। अरे क्वेश्चन सॉल्व करना और क्या। 47 नंबर, साउंड की वेलोसिटी हाईएस्ट किस में होगी? तो जो सॉलिड होगा उसी में होगी। सॉलिड एक स्टील है, बाकी कोई नहीं है। उसके अलावा रसलिंग ऑफ लीव्स मतलब पत्तों की सरसराहट। काहे के पत्ते? तो ताश के नहीं, उसके जिसकी फ़ोटो अभी दिखाई थी उसी के पत्ते। 20 डेसिबल नॉर्मल सर्कमस्टेंस में इसकी इंटेंसिटी होती है। इसके बाद एक और आ जाओ, रेसिडेंशियल एरिया, साइलेंट जोन, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, ये मिलाओ इसमें। तो शांत क्षेत्र में 50 डेसिबल एक्सेप्टेबल होता है, वैसे WHO के हिसाब से 45 है। इंडस्ट्रियल में 55, उसके बाद रेसिडेंशियल में 55, इंडस्ट्रियल में 70 और व्यापारिक में 65। इस तरीके से 2143। 37 पे आ जाओ, प्लांट हार्मोन और उसके फंक्शन। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न, C का 2, इधर तो है नहीं। उसके बाद ऑक्सिन का क्या होगा? पीक डोमिनेंस मतलब हाइट बढ़ाना, यही तो होगा। अब देखो C भी हट जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सिन ग्रोथ इनहिबिटर कतई नहीं हो सकता, तो B ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। इनमें से बताओ प्लांट हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन नहीं है, थायरॉक्सिन नहीं है, ऑस्ट्रोजन नहीं है, साइटोकाइनिन अभी देखा। लाउडनेस जो है किससे डिसाइड होती है, ये आप बताओ 62 लिख के। 116 में फलों को पकने को प्रोत्साहित कौन सा करता है? तो इथाइलिन, अभी देखा। फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे कौन सा यूज़ होता है? इथेफोन। ये चर्चा में रहते हैं ये सारे केमिकल। और वैसे इथाइलिन का एथ अगर आपको पता है तो टिक कर सकते थे इसे। प्लांट हार्मोन कौन सा नहीं है? साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, जिब्रेलिन भी है, इंसुलिन नहीं है। इसमें से प्लांट हार्मोन कौन सा है? साइटोकाइनिन। आर्टिफिशियल राइपनिंग में एसिटिलीन हेल्प करेगी, फ्रूट राइपनिंग में इथाइलिन हेल्प करेगा। तो ये था प्लांट हार्मोन, इसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। आराम से आप इस लेक्चर को सुनो, एंजॉय करो और जो पूछा है उसका आंसर करो।